एंटी मलेरियल ड्रग्स की बात आती है। अब हम ड्रग के ऊपर आते हैं। 4 टाइप्स के पेशेंट आपके पास आते हैं। सबसे पहले वो जो अवेयर होते हैं कि मुझे एक ऐसे रीजन में जाना है, मुझे एक ऐसी जगह जाना है, ऐसे इन्वायरमेंट में जाना है या ऐसे खित्ते में जाना है जहाँ पर मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो आपके पास आएगा, कहेगा कि मुझे पहले से कोई एंटी मलेरियल ड्रग दे दो, या हो सकता है कि ऐसी ड्रग आप मुझे दे सकते हैं कि एंटी मलेरियल ड्रग हो और मुझे फिर वहाँ जाके अगर कोई मच्छर काट भी ले तो मुझे मलेरिया ना हो। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल है, हम ऐसी ड्रग आपको देंगे कि अगर आपको वहाँ पर इन्फेक्टेड मच्छर ने कहीं से बाइट भी कर लिया, स्पोरोजाइट्स इंटर हो भी गए उसके सलेवा से ब्लड और इस इंसान की बॉडी के अंदर, तो वो आरबीसी और लिवर के से पहुंचने से पहले उसको किल करने की सलाहियत रखते हैं। तो उसमें मेडिसिन है क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, प्राइमिथाइमिन, डॉक्सीसाइक्लिन और भी बहुत ज़्यादा हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो क्या करती हैं कि पहले से ही जो स्पोरोजाइट्स एंट्री लेता है बॉडी के अंदर, ये आरबीसी और लिवर से अटैक होने से पहले ही जो है ना वो उसको किल करने की सलाहियत रखता है। लेकिन इसकी प्रोटोकॉल ये है इसको ये मेडिसिन खाने के कि आपने अगर मान लो 7 तारीख को किसी रीजन में पहुंचना है या जानना है तो आपको 1 हफ्ते पहले से ये मेडिसिन शुरू करनी है, और आपने वहां तक जब तक आप 1 महीना रहें या जितना भी रहें बिलखुसूस 1 महीने तक आपने ये मेडिसिन लेती ही रहनी है अकॉर्डिंग टू द डोज जो आपको जो है ना वो सजेस्ट की जाए। तो ये थोड़ा सा लंबा और इतना है कि मुश्किल सा भी है। आप इससे अच्छा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को मच्छरों से बचाएं। लेकिन अगर फिर भी कोई कहे कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट लेनी है तो आपने 1 तारीख को ट्रीटमेंट 1 हफ्ते पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है और 1 महीने तक जो है ना आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं ये ट्रीटमेंट। तो ये तो थी आपकी प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट जो स्पोरोजाइट्स को आरबीसी और लिवर से पहले ही उसको किल करने की सलाहियत रखती है। क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, प्राइमेथामिन और डॉक्सीसाइक्लिन और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं। रेडिकल क्योर्स यानी कि जड़ से, रेडिकल क्योर्स यानी कि वो हिप्नोजाइड्स जो सो गए थे लिवर सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको समझाया था कि वो लोग स्पोरोजाइड जो है ना वो मीरोजाइड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए लेकिन वो सो गए थे। लेकिन वो किसी भी टाइम 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद किसी भी टाइम जो है ना वो सेल डिवीजन उनकी ज़्यादा होती है और वो फिर जो है ना ब्लड स्ट्रीम में या सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो आपको जो है ना मलेरिया काज कर सकते हैं। तो उन हिप्नोजाइड्स को किल करने के लिए जो है ना आप प्राइमाक्विन की ड्रग जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइमाक्विन की ड्रग आप ले सकते हैं ताकि आप उन हिप्नोजाइड्स को आप ख़त्म कर लें। समझ में आएगी। और ये क्या होता है ना, ओवेल और मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है ये ज़्यादातर जो है ना हिप्नोजाइड्स क्योंकि लिवर के ऊपर अटैक करते हैं, वाइवेक्स और पेल्सिफॉन ये जो है ना ज़्यादातर जो आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये जो है ना अगर आप कोई पेशेंट आपके पास आए, आपने देखा कि उसको जो है ना ओवल या मलेरिया का है, तो आपने जहन में ये रखना है हो सकता है इसके हिप्नोजाइड्स भी बन सकते हैं। तो अगर आप प्राइमाक्विन पे रखेंगे तो बेस्ट आएगा। क्लिनिकल क्योर इसलिए कहा गया है कि क्लिनिकल से मुराद ये है कि साइन सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए आपको कब फीवर आता है या आप कब जो है ना सिम्टमेटिक होते हैं, जब आपकी आरबीसी हिट होती है, आपकी आरबीसी के साथ मीरोजाइड छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, रप्चर हो जाती है, तो आपको जो है ना साइन सिम्टम आते हैं। ज़्यादा आरबीसी टूटने की वजह से आप हेमोलाइटिक एनीमिया में भी जा सकते हैं, हेमोलाइसिस हो रही है, आरबीसी की टूट रही है। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले पेशेंट आता है तो आपने ये करना होता है कि यार इसके साइन सिम्टम खत्म करें, हमने आरबीसी को बचाना है, उसके ब्रेकडाउन को बचाना है। उसके लिए कुछ मेडिसिन है जो हम देते हैं, इसके अंदर हम क्लोरोक्विन देते हैं, मफ्लोक्विन देते हैं, प्रेमितो देते हैं और क्यूनिन देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। क्यूनिन दोनों पे काम कर सकती है, लिवर और आरबीसी दोनों पर। यानी कि अगर लिवर की साइड पर भी अगर आपका जो है ना वो एंट्री हो चुकी है, लिवर के साइड से भी अगर एंट्री हो चुकी है तो हेप्नोजाइड्स और आपके जो है ना मीरोजाइड वहाँ पर भी किल कर सकते हैं। आरबीसी को भी जो है ना वो क्या कहते हैं वो ख़त्म कर सकती है। तो ये क्यूनिन की ड्रग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साइड पे काम करते हैं। और आर्टिसिनम प्लांट से और ये क्यूनिन सॉरी सिकोन प्लांट से आपको ये ड्रग मिलती है क्यूनिन, और आर्टिसिनम प्लांट से आपको एक ड्रग मिलती है आर्टिमीथा, आर्टिसुनेट वगैरह, ये आपने बहुत देखी होंगी। जो है ना वो ब्लड जो है ना से जो आरबीसी के अटैक है उसके ऊपर अगर वो हो चुकी है तो आप साइन सिम्टम को ख़त्म करने के लिए ये ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आर्टिमीथा, आर्टिसुनेट वगैरह की ड्रग आती हैं, आपने मार्केट में देखी होंगी।
चौथे किस्म का पेशेंट आपको जो है ना वो गिमिटोसीडल ड्रग्स यूज़ करनी होती हैं। ये तो आपको कोई भी नहीं कहेगा अगर मुझे मलेरिया हुआ है तो आप मुझे ऐसी ड्रग फालतू में दे दो कि मेरे से जो है ना किसी और को मैं गिमिटोसाइड्स को किल करूं ताकि मुझसे किसी और को ना हो। ये तो मुश्किल है क्योंकि वो कहेगा मुझे हो गई है, अब मेरे अंदर गिमिटोसाइड्स हैं तो चलो अगर मुझसे किसी ने कोई एनाफिस मच्छर आया काटा तो किसी और को लगे तो ये खुशी से तो कोई ये ट्रीटमेंट नहीं लेगा। तो आपने कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख भी लेना होता है विदाउट उसके जो है ना चाहत के, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि ये गिमिटोसीडल ड्रग्स के अंदर जो है ना प्रीमाक्विन आती है, प्रोग्विनिल आती है और प्राइमीथामाइन के नाम से ये ड्रग आती है। तो ये 4 किस्म के पेशेंट आपके पास आएंगे जिनकी जो है ना मुख्तलिफ किस्म के से जो है ना आप ये ट्रीटमेंट को जो है ना आप क्योर कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि आगे मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। आइए अब मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि ड्रग किस तरीके से जो है ना वो काम करती है। आपको पता है कि हमारे मलेरिया क्या करता है कि वो आरबीसी को हिट करता है और जैसे ही आरबीसी को हिट करता है तो आपके साइन सिम्टम शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको मलेरिया का पता पड़ जाता है। फिर जब हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो हमें ड्रग दी जाती है। अगर हमें ड्रग दी जाती है क्लोरोक्विन, क्यूनिन, लिमोफेंटाइन, इबुप्रोफेन और मेफ्लोक्विन, ये पांचों की पांचों ड्रग का मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरीके से जो है ना वो एंट्री करती हैं और किस तरीके से जो है ना वो मलेरिया को क्योर करती है, ट्रीटमेंट उसका मिलता है। तो आइए देखते हैं। देखें जी, ये हमारी आरबीसी है, ये ब्लू कलर से जो मैंने ये शो की है, ये मान लो कि हमारी आरबीसी है। आरबीसी के अंदर क्या रहता है, आपका पैरासाइट रहता है, जैसे मैंने आपको बोला मीरोजाइड्स रहते हैं। जिस तरह वो मीरोजाइड्स आते हैं वो आरबीसी को हिट करते हैं, अंदर जाते हैं। और मीरोजाइड्स, स्पोरोजाइड्स, ये क्या है, ये पैरासाइट्स की ही फॉर्म है, यानी कि वो आरबीसी के अंदर आपका क्या आ गया, पैरासाइट आ गया। ये पैरासाइट आरबीसी के अंदर आ गया। और अब आरबीसी के अंदर पैरासाइट आ जाता है तो पैरासाइट के अंदर मैंने एक और वैक्यूल बनाया हुआ है जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं, यानी जहाँ पर ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है ना आपको जो है ना वो ये आरबीसी इन्फेक्ट होती है। देखें कैसे ये फूड वैक्यूल क्या करता है कि पैरासाइट, तो सबसे पहले पैरासाइट का आपको पता है पैरासाइट खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो बॉडी में किसी भी सेल को यूज़ करता है अपने लिए। तो ये पैरासाइट क्या करेगा कि हेमोग्लोबिन को, जो आरबीसी के अंदर एचबी है हेमोग्लोबिन, इसको यूज़ करेगा, इसको तोड़ेगा 2 हिस्सों में, हीम के अंदर और अमाइनो एसिड के अंदर। अमाइनो एसिड को तो अपनी एनर्जी सोर्स के लिए इस्तेमाल करेगा, इसलिए काम करना है, इसको एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसके लिए ये अमाइनो एसिड जो है ना वो ये यूज़ कर लेगा। अब हीम क्या है, हीम, अब अगर आपने देखा होगा हीम क्या है, हीम टॉक्सिक है। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है हीम ऐसी है, यहाँ अगर हीम रहेगा तो ये टॉक्सिक है, लेकिन अगर ये हीम हीमोजाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये नॉन टॉक्सिक बन जाएगा। ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा अगर ये एक दफ़ा हीमोजाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर एक एंजाइम रहता है इस आरबीसी के अंदर, क्या, हीम पॉलीमरेज एंजाइम। हीम पॉलीमरेज एंजाइम इस टॉक्सिक हीम को हीमोजाइन के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसको जो है ना, इस पैरासाइट को यहाँ पर जो इन्वायरमेंट मिलता है वो बहुत ही आला किस्म का इन्वायरमेंट मिल जाता है। समझ में आ गई आपको। हमें क्या करना है, हमें इस हीमोजाइन को इस टॉक्सिक हीम को इस हीमोजाइन में कन्वर्ट होने से बचाना है, और इसके लिए हमारे पास जो टारगेट है वो है हीम पॉलीमरेज एंजाइम। हमने इसको इनहिबिट करना है, इसको ब्लॉक करना है ताकि ये प्रोसेस ना हो और टॉक्सिक हीम जो है ना वो इस पैरासाइट को ख़त्म करने में हमारी मदद कर सके। सही, कोई भी ड्रग आप ले लें, क्लोरोक्विन में से कोई भी इबुप्रोफेन ले लें, मेफ्लोक्विन ले लें, क्यूनिन ले लें, वो ड्रग आई और सेल के जो आरबीसी है वहाँ पर आई। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी ड्रग जो होती है वो नेचुरली तौर पर अगर आप उसको देखें तो न्यूट्रल पीएच के अंदर रहती है, यानी वो किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की सलाहियत रखती है। तो ये मेडिसिन आई, इसने आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्रॉस की, पैरासाइटिक मेम्ब्रेन को क्रॉस की, वैक्यूल फूड वैक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और एंट्री ले ली। जैसे ही एंट्री ले ली तो यहाँ फूड वैक्यूल, ये वैक्यूल मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर इन्वायरमेंट है, एसिडिक इन्वायरमेंट है। क्या है, एसिडिक इन्वायरमेंट है। तो क्या होगा, ये ड्रग इसके अंदर
हाइड्रोजन आयन अटैच हो जाएंगे, यानी प्रोटोनेटेड हो जाएगी, इसकी जो है ना हालत जो है ना वो एक से दूसरे में आ जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इस एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से अगर ये एक दफ़ा कन्वर्ट हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया, इसके अंदर और आयन हाइड्रोजन के वो लग गए, तो क्या होगा, ये दोबारा से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगा। समझ में आ गई। इसको एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से ये प्रोटोनेटेड हो जाती है और यहाँ पर जो है न्यूट्रल पीएच की वजह से ये एंट्री ले लेता है। एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से इस ड्रग की खासियत बदल जाती है और ये फूड वैक्यूल जो इसी के अंदर रहता है। अब क्या होगा, फूड वैक्यूल के अंदर तो हमारे पास हीम भी है और हीमोजाइम भी है। अब हीमोजाइम जो है ना कन्वर्ट होता है इस हीम पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से, ये सीधी ड्रग आएगी और इसको इनहिबिट कर देगी। समझ में आ गई। ड्रग आई और इसने इस एंजाइम को इनहिबिट किया, तो ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट यहाँ का रह गया। ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट पैरासाइट के लिए ख़तरनाक है। वो अपनी मेम्ब्रेन वगैरह जो भी इसके मेम्ब्रेन है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरीके से आपका पैरासाइट क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किल हो जाएगा और आपकी आरबीसी बच जाएगी। समझ में आ गई किस तरीके से ड्रग ने काम की कि ये आई और इसने तीनों मेम्ब्रेन को न्यूट्रल पीएच की वजह से क्रॉस किया। जैसे अंदर आया एसिडिक एनवायरनमेंट मिला, एसिडिक एनवायरनमेंट मिलने के बाद इसका काम ये था कि ये इस एंजाइम को इनहिबिट करे। इसने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया और जो हीम था, जो हीम पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से हीमोजाइम के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, जो नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था पैरासाइट के लिए, वो अब क्रिएट नहीं होगा क्योंकि वो एंजाइम ही इनहिबिट हो गया। अब हीमोजाइम के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। इस तरीके से जो है ना पैरासाइट की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रस्ट हो जाएगी, किल हो जाएगी, पैरासाइट ख़त्म हो जाएगा और आप जो है ना वो क्योर हो जाएंगे। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं तो वो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट होते हैं या आप कहते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंट है। इसमें जो है ना वो प्लाज्मोडियम फेल्सिफार्म जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत होशियार जो है ना प्लाज्मोडियम है, वो क्या करता है कि यहाँ पर जो है ना वो इस वैक्यूल के अंदर जो है ना ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है? ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं? ई फ्लो ट्रांसपोर्टर कहते हैं इसको। कौन से? ई फ्लो ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ड्रग आई और ड्रग बगैर एसिडिक एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करने, उसको टाइम भी ही नहीं मिला कि ये जो है ना प्रोटोनेटेड हो जाए और इसको यहाँ से आउट कर दिया, क्लोरोक्विन को आउट कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सिफार्म रेजिस्टेंट के जो पेशेंट हैं उसको आपने क्लोरोक्विन नहीं देना, आपने चेकआउट करना है कि इसको अगर प्लाज्मोडियम फेल्सिफार्म का इन्फेक्शन हुआ है तो कोशिश करें कि क्यूनिन या और बहुत सारी ड्रग जो आगे चल के हम बताएंगे वो आप दें, ताकि जो है ना आपको ये पता हो अगर इन्होंने ट्रांसपोर्टर बनाया हुआ भी है तो आपका जो पेशेंट को जो आप ट्रीटमेंट देंगे 1 दिन या 2 दिन वो टाइम ख़राब ना हो और आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा ना टूटे ताकि पेशेंट एनेमिक ना हो। तो ये एक प्लाज्मोडियम फेल्सिफार्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्रांसपोर्टर यहाँ पर बना देता है। ई फ्लो ट्रांसपोर्टर कहते हैं। कोई ड्रग आ जाती है क्लोरोक्विन की, मेफ्लोक्विन की, तो ये ड्रग इस ट्रांसपोर्टर के जरिए क्या करती है, उसको बाहर कर देती है। इसको टाइम ही नहीं मिलता, एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने का टाइम नहीं मिलता ताकि वो जो है ना वो प्रोटीन जो प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है या उसके साथ अटैच हो और वो जो है ना वो ताकि वो जो है ना प्रोटीनेटेड हो जाए और फिर जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना करे। तो सेल मेम्ब्रेन को वो जैसे आती है उसको ये आउट कर देता है। तो ये फेल्सिफार्म में जो है ना एक ही खासियत है। आगे जो कुछ ड्रग्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसमें कौन सी प्रोसेस चलती है। मैं पहले लिख लेता हूँ। आइए और ड्रग पढ़ते हैं। 4-5 ड्रग तो हम देख चुके हैं किस तरीके से काम करती हैं। अब प्राइमाक्विन मैंने यहाँ लिखी हुई है। प्राइमाक्विन की ड्रग क्या करती है? वो हिप्नोजॉइड्स को किल करती है। हिप्नोजॉइड्स हमारे क्या हैं? जैसे स्पोरोजॉइड्स लिवर सेल के अंदर एंट्री करते हैं और वहाँ पर स्लीपिंग स्टेट, ड्रॉर्मिंग स्टेट के अंदर चले जाते हैं, यानी सो जाते हैं या बहुत वक्त के लिए वहाँ पर रहते हैं। फिर उनके अंदर सेल डिवीजन होती है, फिर वो आपको इन्फेक्ट करते हैं, फिर आपको जो है ना वो मलेरिया का सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमने उन हिप्नोजॉइड्स को ही किल कर दिया तो क्या होगा? ना होंगे हिप्नोजॉइड्स, ना हमें जो इन फ्यूचर क्या होगा, मलेरिया का अटैक हो सकता है। तो उन हिप्नोजॉइड्स को किल करने के लिए एक ड्रग यूज होती है जिसको हम प्राइमाक्विन कहते हैं। समझ में आ गई? अब इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म का पता नहीं है, किस तरीके से काम करती है, वहाँ जाकर क्या करती है, बॉडी में जाके क्या करती है। तो मैकेनिज्म मालूम ना होने की वजह से हम नेक्स्ट ड्रग्स के ऊपर चलते हैं जिनका मैकेनिज्म मालूम है, नॉन है। पायरीमिथामाइन, प्रोगनिल, सल्फोडोक्साइन, डेप्सन। पायरीमिथामाइन, प्रोगनिल, सल्फोडोक्साइन, डेप्सन।
अब ये 4 ड्रग्स क्या करती हैं कि डीएनए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीएनए होगा, आरएनए होगा तो एग्जिस्टेंस होगी किसी भी ह्यूमन या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। समझ में आ गई? लेकिन अगर हमने डीएनए को या आरएनए को बनने ही नहीं दिया तो क्या होगा? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई भी हो नहीं रहेगा, चाहे वो इंसान हो, कुछ भी हो, नहीं होगा। तो डीएनए का होना बहुत लाजमी है, आरएनए का होना बहुत लाजमी है। लेकिन हमने इस ड्रग क्या करती हैं, ये डीएनए के ऊपर काम करती हैं, यानी कि डीएनए को बनने नहीं देती, पैरासाइट के डीएनए को बनने नहीं देती। डीएनए के बनने के लिए थायमीन बहुत लाजमी है। देखा होगा ना, बेस पेयर है थायमीन, पैरामाइंडीन का बेस पेयर है, जिससे जो है ना आपका डीएनए बनता है। अगर डीएनए ही नहीं बनेगा तो क्या होगा? पैरासाइट ख़त्म हो जाएगा। और डीएनए के लिए थायमीन लाजमी है, थायमीन के लिए फोलिक एसिड बहुत लाजमी है या फोलेट बहुत लाजमी है। समझ में आ गई? यानी कि फोलिक एसिड लाजमी है थायमीन के लिए और थायमीन लाजमी है डीएनए के लिए। और डीएनए हमारा जो है ना वो एक आप कह सकते हैं कि अगर डीएनए होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी वरना नहीं होगी। इस वजह से डीएनए के ऊपर काम करते हैं। अब फोलेट सिंथेसाइज के ऊपर ये ड्रग्स इंटरफेयर करती हैं, यानी कि फोलेट को बनने नहीं देती, डीएनए फॉर्मेशन जो है ना उसमें रुकावट करती हैं। पैरासाइट सेल है, इसके अंदर है पाबा पैरा अमाइनो बेंजोनिक एसिड। पैरा अमाइनो बेंजोनिक एसिड जब टेराडाइन के साथ मिलता है तो एक चीज़ बनाता है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोथ्योरिक एसिड। डाईहाइड्रोथ्योरिक एसिड बनाता है। यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रो, मैंने सॉरी गलती से टी लिख दिया, यहाँ पर पी लिखना है, सॉरी। डाईहाइड्रो टेरोवेट सेंथिटेज यहाँ पर लिखना है, सेंथिटेज एंजाइम। ये डाईहाइड्रोटेरोवेट सेंथिटेज एंजाइम कन्वर्ट करता है, इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद कन्वर्ट करता है किसके अंदर? डाईहाइड्रोथ्योरिक एसिड के अंदर। अब डाईहाइड्रोथ्योरिक एसिड खुद कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर उसको एक चीज़ की ज़रूरत है, उसको हम कहते हैं ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट के साथ मिलके दोबारा यहाँ पर कन्वर्जन होती है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया जब डाईहाइड्रोथ्योरिक एसिड को ग्लूटामेट मिला। यहाँ पर एक एंजाइम यहाँ पर काम करता है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोफोलिक सिंथेटेज एंजाइम। फोलिक सिंथेसेज यानी कि फोलिक बना दिया, फोलिक सिंथेटेज एंजाइम बना दिया, तो ये आपका दूसरा एंजाइम यहाँ पर आ गया। अब ये एंजाइम, ये जब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है तो ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर भी एक एंजाइम लगता है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेंट एंजाइम। आर से रिडक्टेंट कहते हैं, वहाँ पर सिंथेसाइज एंजाइम, यहाँ पर रिडक्टेंट एंजाइम। ये एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड थायमीन डाइलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और थायमीन डाइलेट आखिर के अंदर हमारा डीएनए बनाता है। तो डीएनए फॉर्मेशन इस प्रोसेस से चलती है। यहाँ तक पैरासाइट्स का डीएनए बना, लेकिन अगर हमने कहीं पर भी ऐसा काम किया कि इसको बनने से रोका या इस एंजाइम को हमने इनहिबिट किया या इस एंजाइम को हमने इनहिबिट किया या इस एंजाइम को हमने इनहिबिट किया या पापा की जगह हम खुद आके बैठ गए और पापा तो इसके साथ मिलके बनेगा, तो ये क्या होगा कि हमने डीएनए फॉर्मेशन के अंदर इंटरफेयर किया, डीएनए बनने नहीं दिया पैरासाइट को, पैरासाइट डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये ड्रग क्या करती है, सल्फोडोक्साइन, ये क्या करती है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, डाईहाइड्रोटेरोवेट सिंथेटेज एंजाइम को। और इसके अलावा दूसरा एरो भी बना लेता हूँ, इसको इन दोनों एंजाइम को इसकी एबिलिटी है कि ये इन दोनों एंजाइम को इनहिबिट कर सकती है, ये सल्फोडोक्साइन। समझ में आ गई? इसके अलावा ये वाली ड्रग जो है ना पायरीमेथामाइन, ये क्या करती है, ये डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेंट एंजाइम को इनहिबिट करती है। अगर ये इनहिबिट हो जाए तो ये आगे प्रोसेस चलेगी नहीं, डीएनए नहीं बनेगा। समझ में आ गई? तो ये तीन तो एंजाइम को ब्लॉक करने वाली जगह हैं और ये ड्रग दो एंजाइम को ब्लॉक करती है, ये ड्रग एक एंजाइम को ब्लॉक करती है। सोचो अगर हमने इसको कॉम्बिनेशन में दे दिया तो ये तो अगर यहाँ से बच जाएगा तो यहाँ से नहीं बच सकता, यहाँ से बच जाएगा तो यहाँ से नहीं बच सकता, और हो सकता है हम तीनों जगहों पे काम कर लें तो बहुत एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस्ट एंटी मलेरियल ड्रग आप दे सकते हैं अगर इनको हमने कम्बिनेशन के अंदर दे दिया। अब बात रही इन दोनों ड्रग की, प्रोगनिल और डेप्सन की।
ये क्या करती है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये पाबा की जगह आके बैठ जाती है। ये सिमिलर स्ट्रक्चर इनका होता है, तो ये यहाँ पर आके बैठ जाती हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो यहाँ पर आके बैठ जाएंगे तो इसको पाबा नहीं मिलेगा, इनको ये ड्रग आके मिलेंगे, तो ये इससे जो है ना फिर ये बाकी का सारा प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि इसको डाईहाइड्रो ट्यूरिक एसिड को बनने के लिए पाबा की ज़रूरत है, और पाबा की जगह ये 2 ड्रग आके बैठ जाएंगी। तो क्या होगा, क्या कहते हैं, ये आगे प्रोसेस ही नहीं चल पाएगी। लेकिन मान लो अगर पाबा का पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का लेवल इन दोनों ड्रग के लेवल से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, वो इनको हटा के खुद भी आके बैठ सकता है, और जो है ना ये प्रोसेस चल सकती है। लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऐसा है कि ये इसको हटा के खुद बैठ जाते हैं और इसको आगे चलने की प्रोसेस नहीं करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ड्रग्स किस तरह काम करती हैं। ये ड्रग इस एंजाइम को और इस एंजाइम को ब्लॉक करती है, ये वाली ड्रग जो है ना वो इस एंजाइम को ब्लॉक करती है। ये 2 ड्रग क्या करती हैं, यहाँ आके खुद बैठ जाती हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ना यहाँ तक जो है ना ये समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे चल के 1-2 ड्रग्स और हैं उसको पढ़ लेते हैं। एंटी मलेरिया ड्रग में हम एक और कैटेगरी पढ़ लेते हैं जल्दी से, आसान है बहुत ज़्यादा। आर्टिसिनम ड्राइवेटिव्स, जो मैंने कहा था कि जिसके अंदर आर्टिमीथर आता है, आर्टिसिनेट ड्रग्स आती हैं। ये क्या करती हैं, ये ड्रग लेने से क्या होता है कि आरबीसी में जो इंटरफेयर करती हैं, किस तरीके से, ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है। ये ड्रग जो होती है एक्टिव नहीं होती, ये जैसे ही ब्लड के अंदर जाती है या बॉडी के अंदर इंटर करती है तो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है। और ब्लड के अंदर हमारे जो है ना आरबीसी है, एक इन्फेक्टेड आरबीसी है और दूसरा नॉन इन्फेक्टेड आरबीसी है। तो ये इसको अटैक नहीं करेंगी। जिस आरबीसी के अंदर पैरासाइट होगा यानी कि हेमोग्लोबिन होगा, जिस आरबीसी के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, वो फूड वैक्यूम होगा यानी पैरासाइट होगा, ये उस आरबीसी को ये ड्रग जाके अटैक करती हैं, उसमें इंटरफेयर कर जाती हैं, उसके अंदर एंट्री कर लेती हैं, उसके अंदर एंट्री करने की सलाहियत रखती हैं। अब क्या होता है, आपको पता है हीम जो है ना वो टॉक्सिक है, और हीमोजॉइन जो एक हीमोपोलीमरेज एंजाइम की मदद से हीमोजॉइन के अंदर आ जाता है और नॉन टॉक्सिक हो जाता है। तो ये ड्रग क्या करती हैं, ये जाती हैं यहाँ पर सीधी उन पैरासाइट को अटैक करेंगी जो इन्फेक्टेड होंगी। याद रखना, इन्फेक्टेड पैरासाइट को अटैक करेंगी जिसके अंदर जो है ना वो आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया वाइवेक्स या कोई भी रहेगा, उसको अटैक करेंगे तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी कि ऐसे रेडिकल फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो हार्ट के पेशेंट होते हैं वहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाती हैं, और एरिथमियाज वगैरह के अंदर इस तरीके से यहाँ पर भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएंगी। यानी ऐसे आयन बनाएंगे जिसके चारों बीच में कार्बन होगा, और वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन क्या करेंगे, डीएनए को डैमेज करेंगी पैरासाइट की, और प्रोटीन से को भी डैमेज करेंगी पैरासाइट की। और डीएनए और प्रोटीन अगर डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, पैरासाइट जो है ना वो किल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये आर्टिसिनम या आर्टिमीथर आर्टिसुनेट ड्रग्स ये करती हैं कि सीधा आरबीसी में इंटरफेयर करती हैं और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करती है। सिर्फ उन आरबीसी को ये अटैक करते हैं जो इन्फेक्टेड होती हैं ऑलरेडी पैरासाइट की वजह से। ये तो था आर्टिसुनेट आर्टिमीथर के हवाले से बात। अब मैं एक और ड्रग है वो लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 ड्रग्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले तो मैंने लिखी है एटावाक्यूवान। एटावाक्यूवान क्या करती है, जो पैरासाइट होता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एटीपी के लिए बहुत ज़रूरी, यानी एनर्जी के लिए, पैरासाइट की जो एनर्जी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये ईटीसी जो है ना वो आपका उसमें रहे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहे, और जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहे पैरासाइट को। अब इसके एटीसी के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, यूबीक्यूराइन। यूबीक्यूराइन क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट है ईटीसी के लिए। अब ईटीसी का रहना, उसका वहाँ पर रहना, या आप इसको ये समझ सकते हैं कि वो अगर वहाँ पर है तो इसका मतलब है कि यूबीक्यूराइन है तो ईटीसी भी है वहाँ पर। अब अगर यूबीक्यूराइन की जगह कोई ड्रग आके यहाँ पर आ जाए, समझ लो ये ड्रग आ गई एटावाक्यूवेन, तो ईटीसी तो आपका डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि इसके लिए तो यूबिक्यूराइन की ज़रूरत है, और यहाँ पर ड्रग आके बैठ गई तो क्या होगा, ईटीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
अगर ईटीसी पैरासाइट का डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एटीपी नहीं मिलेगी, और अगर एटीपी नहीं मिलेगी तो पैरासाइट को एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, पैरासाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये ड्रग यही काम करती है कि यूबिक्यूराइन की जगह आके खुद बैठ जाती है और ईटीसी को बनने नहीं देती, ताकि वो एटीपी ना प्रोड्यूस करे और एनर्जी प्रोड्यूस न करे पैरासाइट को। तो ये एक ड्रग थी। दूसरी ड्रग लास्ट में एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स के अंदर डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन, ये भी हम एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज इनहिबिटर है। किसी भी, अगर आपने देखा होगा राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनता है, अगर प्रोटीन होगा ही नहीं तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन, पैरासाइट के भी सेल मेम्ब्रेन है, इसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रोटीन को बनने से रोक दिया, इनहिबिट कर दिया, तो ये सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, और अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो पैरासाइट आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि किल हो जाएगा। सही। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसाइज में जो है ना वो आपके इंटरफेरेंस करते हैं और प्रोटीन को बनने नहीं देते, जिससे सेल मेम्ब्रेन नहीं बनती। उम्मीद है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंदर जितना मैं आपको समझा सकता था, बता सकता था ड्रग्स के हवाले से और इसको समझाने के हवाले से, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के हवाले से, किस तरीके से जो है ना मलेरिया जो है ना बॉडी के अंदर किस तरीके से है ना बॉडी को इन्फेक्ट करती है, ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, या उससे जो है ना फीमेल मॉस्किटो जो है ना एनाफेज मॉस्किटो वो इन्फेक्ट होता है, और किसी तरीके से जो है ना ये 4 फेज मैंने बताए थे। आपने, उम्मीद है मेरी जो सारी लेक्चर है अगर आप उसको शुरू से देखेंगे तो ये ड्रग्स भी आपकी कवर हो जाएंगी और एंटी मलेरियल की पैथोफिजियोलॉजी भी आपकी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना एक और ड्रग के ऊपर होगी, एक और कैटेगरी के ऊपर होगी। इस लेक्चर के बारे में आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इसमें अगर कोई पर भी मुझसे लैप्स हो चुका है तो आप मेरे लिए लाजमी है कि आप मुझे जो है ना उसमें आप मेंशन करें। बहुत शुक्रिया।